नैनीताल के एक छोटे से गांव में मीरा शर्मा एक समर्पित गृहिणी थी जो अपने पति राजेश के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। राजेश, जो एक बैंक मैनेजर था, बहुत मेहनती और अपने काम में व्यस्त था। मीरा अपने छोटे से घर को प्यार और देखभाल से संवारती थी, जहां हर दिन घर के खाने की खुशबू और बगीचे की ताजगी से भरी रहती थी। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और आकाश सुनहरे रंग में रंग गया था, मीरा राजेश की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो दिन भर सफाई, खाना पकाने और अपने होने वाले बच्चे की खुशी में खोई रही थी। वो छठे महीने की गर्भवती थी और मातृत्व के सपनों में खोई हुई थी। घड़ी 7 बजने ही वाली थी जब उसने राजेश की कार के आने की आवाज सुनी। मीरा ने जल्दी से टेबल पर उनके पसंदीदा व्यंजन बटर चिकन, नान और राजमा रखा। उसने अपनी साड़ी को ठीक किया और दरवाजे पर जाकर उनका स्वागत किया। राजेश घर में घुसते ही गंभीर नजर आए। उनके चेहरे पर यूजुअल मुस्कान नहीं थी, बल्कि गहरा शिकन था। उन्होंने अपना ब्रीफकेस टेबल पर रखा, अपनी टाई ढीली की और सोफे पर बैठ गए। बिना एक शब्द कहे, राजेश, डिनर तैयार है, तुम्हारा दिन कैसा रहा? मीरा ने खुश मिजाज लहजे में पूछा। राजेश ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें बचाई। हमें बात करनी है मीरा। उनकी आवाज में कोई उत्साह नहीं था। मीरा की धड़कनें तेज हो गई। उसने सोफे पर बैठते हुए अपने दिल की धड़कन को काबू में रखने की कोशिश की। क्या हुआ राजेश? उसने हल्की आवाज में पूछा। उसकी आंखों में चिंता थी। राजेश ने कमरे में चहलकदमी की और अंत में खड़ा हो गया। मैंने किसी और को ढूंढ लिया है, मैं तलाक चाहता हूँ। ये शब्द मीरा पर वज्रपात की तरह गिरे। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसने पूरी तरह से नकारात्मकता में लिपटी बात को समझने की कोशिश की। क्या मतलब है इसका? उसने बुदबुदाते हुए पूछा। उसकी आवाज में टूटन थी। मैंने किसी और को देखना शुरू कर दिया है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे खेद है मीरा, लेकिन हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। मीरा उस पल में अवाक रह गई। उसका दिल दुख और गुस्से से भर गया। वो व्यक्ति जिससे उसने प्यार किया था, अपने बच्चे का पिता, उसे छोड़ रहा था। राजेश ने अपनी बात पूरी की और बिस्तर की ओर जाने लगा, जहां वो अपने सामान को पैक कर रहा था। मीरा ने अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश की। उसकी नजरें रसोई की ओर घूम गई। गुस्सा और धोखे का एक ज्वालामुखी उसके अंदर फट पड़ा। रसोई में उसने बर्फीले फिश को देखा, जिसे उसने बाद में पकाने के लिए रखा था। बिना सोच विचार किए उसने भारी फिश को उठाया और वापस लिविंग रूम में चली गई, जहां राजेश अपना सामान पैक कर रहा था। उसकी क्रोध और दुख से भरी भावनाएं उसे अपने हाथ में बर्फीले फिश को पकड़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। राजेश, उसने धीरे से पुकारा। वो पलटा और मीरा ने बिना चेतावनी के बर्फीले फिश से उसका सिर पर वार किया। वो एक ठोस और त्वरित प्रहार था। राजेश जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें थम गई। उसने फिश को गिरा दिया और अपने हाथ कांपते हुए देखने लगी। अब उसकी चेतना वापस आई और उसने जो किया था उसकी सच्चाई को समझा। हे भगवान, मैंने क्या किया? उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज में डर और पैनिक था। राजेश के शरीर की उपस्थिति एक कड़वा स्मरण बन गई। उसने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। अब उसे क्या करना चाहिए? पुलिस को बुलाना? नहीं, वे कभी भी उसे विश्वास नहीं करेंगे। वो एक गर्भवती महिला थी जिसने अपने पति को मार डाला। उसका दिमाग आतंक और अवसाद में डूब गया। फिर उसने एक योजना बनाई। उसे सब कुछ ठीक से छुपाना होगा। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश की। उसने घड़ी की ओर देखा। 8 बजने ही वाले थे। उसे एक परिपक्व बहाना चाहिए था और अपने चेहरे पर एक दृढ़ और सामान्य भाव बनाए रखा। उसने अपनी पर्स उठाई और बाजार की ओर चली गई, जहां वो अक्सर शाम को सब्जियां खरीदने जाती थी।
बाजार में घुसते ही उसने विक्रेताओं को मुस्कुराते हुए नमस्ते कहा और सामान्य स्थिति का प्रदर्शन किया। उसने कुछ सब्जियां खरीदी, विक्रेताओं से बात की और खुद को सामान्य बनाए रखने की कोशिश की। वो भीतर से चिंतित और बेचैन थी, लेकिन उसे अपने अभिनय को बरकरार रखना था। कुछ समय बाद वो घर लौटी और चुप की गहनता ने उसे घेर लिया। राजेश का शव अभी भी वही था, एक क्रूर याद के रूप में। मीरा ने आत्मनियंत्रण से काम लिया और पुलिस को फोन किया। कृपया जल्दी आइए, मेरे पति, उन्हें मार दिया गया है। उसने पुलिस को सूचना दी। उसकी आवाज में वास्तविक डर था। कुछ ही मिनटों में पुलिस इंस्पेक्टर वर्मा के नेतृत्व में आए। उनका तेज नजर और अनुभव गहराई से परखने के लिए तैयार था। घर में पुलिस वाले आ गए, जांच करने लगे और नोट्स लेने लगे। मीरा ने गहरी भावनाओं का प्रदर्शन करते हुए पति की मौत की झूठी कहानी सुनाई। मैं बाजार गई थी और जब लौटी तो उन्हें इस हाल में पाया, उसने रोते हुए कहा। उसकी आवाज में सच्ची दुखता थी। ऐसा कौन कर सकता है? इंस्पेक्टर वर्मा ने कमरे का निरीक्षण किया और हर विवरण को नोट किया। हम पता लगाएंगे श्रीमती शर्मा, आप चिंता मत करें। उन्होंने उसे आश्वस्त किया। जांच के दौरान पुलिस ने घर में सुराग ढूंढने की कोशिश की। मीरा ने चिंता में देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा कि अगर कोई बात खुल जाती है तो क्या होगा, लेकिन हत्या के हथियार का कोई सुराग नहीं मिला। इंस्पेक्टर वर्मा ने मीरा की चिंता को देखते हुए उसे सांत्वना दी। आप बैठ जाइए श्रीमती शर्मा, आप थकी हुई लग रही है। मीरा ने सिर हिलाया और खुद को संभालने का मौका मिला। उसने रसोई में जाकर पुलिस के लिए चाय बनाई, जो भारतीय मेहमान नवाजी का एक सामान्य हिस्सा था। चाय बनाते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो पकी हुई मछली का इस्तेमाल कर सकती थी ताकि हत्या का सबूत मिटा सके। उसने चाय तैयार की और फिर मछली को पकाया। पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उसने सोचा कि ये एक आखिरी मौका हो सकता है। चाय और मछली तैयार करने के बाद उसने उन्हें पुलिस के पास ले जाकर पेश किया। कृपया कुछ खा लीजिए, उसने शांत स्वर में कहा। आप लोग इतनी देर से काम कर रहे हैं, शायद भूखे होंगे। पुलिस वाले इस इशारे के लिए आभारी थे। उन्होंने खाना स्वीकार किया। इंस्पेक्टर वर्मा ने भी मछली का एक टुकड़ा लिया और मीरा का धन्यवाद किया। जैसे ही वे मछली खाने लगे, मीरा ने देखा उसका दिल धड़क रहा था। जांच के दौरान पुलिस ने मछली के गायब होने के बारे में चर्चा की और विभिन्न संभावनाओं की बात की। मीरा ने ध्यान से सुना, उसकी आत्मनियंत्रण को बनाए रखा। उसे ये जानना था कि कोई चूक उसे खतरे में डाल सकती है। पुलिस के चले जाने के बाद मीरा अकेली रह गई। रात की चुप्पी उसे घेर ले रही थी और उसकी आत्मा पर गहरी छाया डाल रही थी। उसने अपने कार्यों की गंभीरता को महसूस किया। उसने अपने पति को मार डाला, पुलिस को धोखा दिया और सबूत को नष्ट कर दिया। रात के अंधेरे में मीरा ने अपने बच्चे के लिए एक नई शुरुआत का संकल्प लिया। उसने तय किया कि वो अपने बच्चे को सच्चे प्यार और देखभाल से बड़ा करेगी और उसे एक बेहतर भविष्य देने की कोशिश करेगी। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी और तारे आकाश में चमक रहे थे, मीरा ने महसूस किया कि एक नई सुबह की उम्मीद जगी है। उसने अपने दिल में एक नई शुरुआत की, कसम खाई और चुप रात में एक नए भविष्य की उम्मीद पाई। रामपुर नाम का एक गांव था, जहां छगन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। वो दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। छगन गांव में घूम घूम कर दही बेचा करता था और राधा घर संभालती थी। हालांकि राधा अक्सर बीमार रहा करती थी। ए जी, आप जा रहे हो क्या? चाय बना दूं? अरे पर तुम्हारी तो इतनी तबीयत खराब है, तुम लेटी रहो, मैं बना लूंगा चाय। मैं भी कैसी अभागिन पत्नी हूँ कि आपके ऊपर बोझ बनी हुई हूँ। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो?
अगर मैं बीमार होता तो क्या तुम मेरा ख्याल ना रखते? छगन चाय बनाकर पीता है और राधा को भी पिलाता है। फिर वो दही का पतीला उठाकर सिर पे रखता है और गांव में बेचने निकल जाता है। दही ले लो, दही, घर का जमाया हुआ ताजा ताजा दही। अरे भैया, आज के जमाने में ये वाला दही कौन खरीदता है भला? है? हम मिठाई वालों की दुकानों में फ्रिज है, हम फ्रिज में दही जमा कर बेचते हैं। हाँ मंगल भैया, आप सही कह रहे हो, पर मेरा ये दही बिल्कुल शुद्ध और ताजा है। आप लोग मिलावट करते हो। जा बेच ले अपना शुद्ध ताजा दही, नहीं बिकेगा। चल। छगन पूरे दिन घूमता रहता है, पर सिर्फ 1-2 लोग ही उसका दही खरीदते हैं। वो उदास होकर घर आ जाता है। क्या हुआ? अब बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे क्या बताऊं, सब मिठाई की दुकानों पर फ्रिज में दही जम रहा है। अब ये वाला दही कोई खरीद ही नहीं रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो हमारे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। आप फिक्र न करिए, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आप मेहनत करिए, भगवान हमें जरूर खिलाएगा। राधा की बात से छगन को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है और वो अगले दिन फिर से दही बेचने निकलता है। पर उस दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसका एक पैर टूट जाता है। हे भगवान, बस यही होना बाकी था। कंगाली में और आटा गीला हो गया। अब मैं दही बेचने भी नहीं जा सकता। अब घर कैसे चलेगा? काश मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं कुछ कर पाती, पर मैं भी बिस्तर पर पड़ी हुई हूँ। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। हे भगवान, हमारी मदद करो। छगन अब चल तो नहीं सकता था, लेकिन उसे अपना घर तो चलाना ही था। इसलिए वो अगले दिन दही लेकर अपने घर के बाहर बैठ जाता है और बेचने लगता है। उसके पास कोई ग्राहक तो नहीं आता, पर एक भिखारी आ जाता है और वो कहता है, भगवान के नाम पे मुझे कुछ खाने को दे दो। मुझे सबने दुक्कार दिया। अगर तुम भी मना कर दोगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं तो खुद एक मजबूर इंसान हूँ। मेरे पास इस दही के सिवा कुछ भी नहीं है। लो, यही खा लो। भिखारी दही लेकर खाने लगता है और छगन से उसकी उदासी की वजह पूछता है। छगन उसे पूरी बात बताता है। तुम तो सचमुच बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हो। अच्छा तो एक काम करो, ये लो, ये दही लेकर जाओ, अपने घर के एक खाली कोने में रख दो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे सारे गम दूर हो जाएंगे। दही को कोने में रखने से क्या होगा भला? वो तुम देख लेना क्या होगा, क्योंकि तुमने मुझ भूखे का पेट भरा है। तो मेरी दुआ है कि तुम्हारी हर मुसीबत हल हो जाए। छगन भिखारी की बात मान लेता है और थोड़े से दही को ले जाकर एक कोने में रख देता है। फिर जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वो भिखारी जा चुका है। वो दिन तो यूं ही गुजर जाता है, मगर फिर अगली सुबह, ए जी, उठो उठो उठो, जल्दी उठो। अरे क्या हो गया? वो देखिए, जहाँ पर दही रखा था वहाँ पर तो एक फ्रीज रखी हुई है। अरे ये फ्रिज कहाँ से आई? क्या पता। छगन उस फ्रिज के पास जाता है और उसे खोलकर देखता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उस फ्रिज में से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है और वो फ्रिज पूरी तरह से दही से भरी हुई है। ये फ्रिज तो जादुई लग रही है और इसमें तो दही भरा हुआ है। हाँ, मैं जादुई हूँ, जादुई दही की फ्रिज। हे भगवान, ये तो बोल रही है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं, ये कोई सपना नहीं है। मैं जादुई दही की फ्रिज हूँ और मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। मेरे अंदर से दही लेकर खाओ और अपनी पत्नी को भी खिलाओ। अच्छा ठीक है, खाता हूँ। छगन जैसे ही उस फ्रिज में से दही निकालकर खाता है तो उसका पैर एकदम ठीक हो जाता है और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये तो सचमुच जादुई दही की फ्रिज है। इसके दही को खाकर मेरा पैर ठीक हो गया। लो राधा, तुम भी खाओ। हाँ हाँ, लाइए, मैं भी खाकर देखती हूँ।
छगन राधा को वो दही खिलाता है तो राधा को अचानक बहुत अच्छा महसूस होने लगता है और वो उठकर बैठ जाती है। अरे, आप सही कह रहे थे, ये दही तो जादुई है। इसे खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। मैं तो एकदम तंदुरुस्त हो गई। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम्हें गांव में घूम घूम कर दही बेचने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे अपने दरवाजे पर रखो और आराम से दही बेचो। मेरा दही कभी खत्म भी नहीं होगा। ठीक है। छगन ऐसा ही करता है और उस फ्रिज को अपने दरवाजे पर रखकर दही बेचने लगता है। लोग उसके इस जादुई दही की खुशबू सूंघते हुए उसके पास आते हैं और उससे दही खरीदने लगते हैं, जिससे उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। इस जादुई दही के फ्रिज ने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। हाँ राधा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? लगता है भूकंप आ रहा है। हे भगवान, हम पर दया कर। इस भूकंप में गांव के बहुत से लोगों के घर गिर जाते हैं, जिसमें से एक छगन की झोपड़ी भी होती है। वो बहुत परेशान होता है, पर जादुई दही की फ्रिज उससे कहती है, तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं सिर्फ दही देने थोड़ी आई हूँ तुम्हें। तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तो हमारे घर को वापस बना दो। जादुई दही की फ्रिज उनकी झोपड़ी को वापस बना देती है, पर इस बार वो झोपड़ी बहुत आलीशान थी, जिसके सामने बड़े बड़े घर भी कुछ नहीं थे। तभी उन लोगों को बाहर शोर की आवाज आती है। वो लोग जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि जिन लोगों के घर गिरे हैं वो सब लोग रास्ते पर बैठे हुए रो रहे हैं। हे भगवान, हमारा घर गिर गया। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? घर बनाने में तो अब कई महीने लग जाएंगे, तब तक हम कहाँ रहेंगे? ये देखकर छगन को उन लोगों पर बहुत तरस आता है और वो फिर जादुई दही की फ्रिज से मदद मांगता है। तो फ्रिज उससे कहती है, उन सारे लोगों को बुलाकर लाओ और मेरे अंदर जगह दे दो। ठीक है। छगन उन सारे लोगों को बुलाता है और उन्हें उस फ्रिज के अंदर जाने को कहता है। पहले तो सब लोग हैरान होते हैं, पर जब बारी बारी वो उसमें जाना शुरू करते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है। वो लोग उसमें सुकून से रहते हैं। वो लोग छगन का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने उन्हें सिर छिपाने की जगह दी, और अब वो सब उससे ही दही खरीदते हैं। ये देखकर बाकी मिठाई वालों का उससे जलन होने लगता है। अरे ओ, इस छगन ने तो हमारा धंधा ही खत्म कर दिया है। हमें उसके जादुई फ्रिज को तोड़ना ही पड़ेगा। तो सही कह रहे हो। फिर वो सब बहाने से छगन की जादुई दही की फ्रिज के पास जाते हैं और उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। छगन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो लोग नहीं रुकते। अरे ये क्या हो रहा है? ये फ्रिज हिल क्यों रही है? ये मंगल फ्रिज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हट जाओ सब, मैं इस फ्रिज का नामो निशान मिटा दूंगा। तभी अचानक जादुई दही की फ्रिज के हाथ निकल आते हैं और वो मंगल को पकड़ लेती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी उसमें से और हाथ निकलते हैं और वो मंगल के साथ आए बाकी लोगों को पीट पीट कर वहां से भगा देते हैं। अंत में वो फ्रिज मंगल को बर्फ से लाद देती है और उठाकर पटक देती है, जिससे वो दुम दबाकर भाग जाता है और फिर वो कभी वापस नहीं आता और छगन हमेशा सुकून से रहता है।